अगर आप भारतीय रेलवे को एज एन असिस्टेंट लोको पायलट सर्व करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा वो सारा डाउट जो आपके मन में असिस्टेंट लोको पायलट ड्यूटी के बारे में है। राइट, जिसमें बहुत कुछ कवर करूंगा, जैसे कि ड्यूटी शेड्यूल के बारे में बताऊंगा कि किस शेड्यूल में आपको ड्यूटी जाना पड़ेगा, ड्यूटी आवर्स के बारे में बताऊंगा, रेस्ट के बारे में बताऊंगा, ड्यूटी टाइप के बारे में बताऊंगा, लीव, सैलरी, प्रमोशन। इनिशियली आप एज एन असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी ज्वाइन तो कर रहे हैं, पर इधर से प्रमोट होकर आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम्स, इस ड्यूटी से जुड़ा हुआ कुछ प्रॉब्लम्स भी है जो आपको पहले से जानना बहुत ज़रूरी है। राइट, और साथ ही साथ जो जो याद आता जाएगा सब कुछ बताते जाऊँगा। ठीक है, तो देखो ये कुछ मैं बता पा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि फिलहाल मैं इंडियन रेलवेज में एज अ सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट काम कर रहा हूँ। 3 साल से ऊपर मेरा नौकरी हो गया, जिसमें से बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ है जो आगे बताते जाऊँगा। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं ड्यूटी शेड्यूल से। अच्छा देखो, उससे पहले तो अगर आप 2024 के रिक्रूटमेंट से ज्वाइन करना चाहते हैं असिस्टेंट लोको पायलट में, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखो, क्योंकि एक वीडियो से सब कुछ डाउट जो जितना भी है क्लियर हो जाएगा। और हाँ, dropperclass.com में जाना मत भूलना। इधर जाके अगर आप पार्ट बी के लिए, CBT 2 पार्ट बी के लिए इलेक्ट्रिशियन या फिर हीट इंजन ट्रेड चुने हैं तो इधर जाके मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दे के अपना एबिलिटी चेक करो। या फिर हीट इंजन नोट्स आप लेना चाहते हैं, हीट इंजन ट्रेड के ऊपर जो नोट्स है वो लेना चाहते हैं, तो भी dropperclass.com में जाओ, उधर जाके वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसका ड्यूटी शेड्यूल है नो शेड्यूल। दैट मीन्स क्या, ये एक ट्रैवल जॉब है। मतलब आप लोको बना तो नहीं है एक जगह रुकने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए बना है, तो आपको जाहिर सी बात है लोगों के साथ ही आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा। जहाँ ट्रैवल करके ड्यूटी खत्म करेंगे उधर से आपको लौटना भी पड़ेगा। इसीलिए एक ट्रैवल जॉब है, कोई फिक्स्ड 9 to 5 जॉब नहीं है। इसीलिए इसमें कोई शेड्यूल ही नहीं है। दैट मीन्स क्या, ये हो सकता है कि आपको रात 2 बजे ड्यूटी में जाना हो सकता है, या फिर रात 2 बजे ड्यूटी से आना भी हो सकता है। मतलब किसी भी टाइम आपको ड्यूटी में जाना हो सकता है, किसी भी टाइम 24 घंटे में आपको ड्यूटी से आना हो सकता है। ये किसी भी मौसम में, ठंडा, बरसात, फिर गर्मी, किसी भी मौसम में आपको सेम ही रहेगा। कुछ मौसम के हिसाब से कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक, तो ये है ड्यूटी शेड्यूल। ड्यूटी आवर्स के बारे में देखो, ड्यूटी आवर्स इसमें एक तरह से मान सकते हो, इन एक लाइन में बताए तो 8 to 12 घंटे की जॉब इसको मान के चलो। बहुत जगह, सब जगह सेम नहीं है। किसी जगह 8 घंटा है, किसी जगह 9 घंटा है, किसी जगह 11 घंटा, 12 घंटा, किसी किसी जगह 13 घंटे की कभी कभी हो जाता है, पर जनरली 8 से 12 घंटे की ड्यूटी शेड्यूल है। अभी मिनिस्ट्री देखो बहुत कोशिश कर रहा है ये जो 12 घंटा ड्यूटी शेड्यूल है इसको कम से कम करने की, मतलब 8 घंटे 9 घंटे की करने की कोशिश करे। बहुत सारे जगह ये 8-9 घंटे चल भी रहा है। कभी किसी किसी जगह अभी भी कंप्लीटली 8 से 9 घंटा ड्यूटी नहीं हो रहा है, पर अपकमिंग टाइम में उम्मीद है ये 8 से 9 घंटे ड्यूटी हो जाएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री बहुत कोशिश कर रहा है कम से कम ड्यूटी आवर्स रखने की, 8 से 9 घंटे ड्यूटी आवर्स करने की। पर ये एक प्रोसेस है, ये एक दिन बोलेंगे तो एक दिन से नहीं होगा। आपको इधर ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा, एक लंबा प्रोसेस है, पर उम्मीद है कि धीरे धीरे ये 8 से 9 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यूटी शेड्यूल 8 से 12 घंटे के मानो ये ड्यूटी शेड्यूल, आपको रनिंग ड्यूटी शेड्यूल ये रहेगा। रेस्ट के बारे में बताएं तो आपको 3 टाइप के रेस्ट मिलेगा। हेडक्वार्टर में रहेंगे तो आपको 16 घंटा रेस्ट मिलेगा, आउट ऑफ हेडक्वार्टर रहेंगे तो आपको 8 घंटा रेस्ट मिलेगा, और 54 आवर्स ड्यूटी के बाद आपको 30 आवर्स के रेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये 3 टाइप की रेस्ट है। मानिए कि आप हेडक्वार्टर में हैं, 16 घंटा रेस्ट खत्म करके ड्यूटी जा रहे हैं, ड्यूटी आप दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंचे जो आउट ऑफ हेडक्वार्टर है, उधर आपको 8 घंटा रेस्ट मिलेगा। फिर वापस आप हेडक्वार्टर जब आएंगे फिर आपको 16 घंटा रेस्ट मिलेगा। तो ऐसे करते करते आपका जो 54 आवर्स या फिर 6 दिन ड्यूटी हो जाएगा। तो उसके बाद आपको 30 घंटे की एक पीरियोडिक रेस्ट, जिसको PR कहते हैं, वो मिलेगा। ठीक है, तो ये रेस्ट आपको मिलेगा। अच्छा, एक कैंडिडेट ने पूछा कि 8 घंटा जो ड्यूटी है, 8 घंटा जो रेस्ट है वो आने जाने का? जी, आने जाने का नहीं। आप ड्यूटी शुरू किए, ड्यूटी ख़त्म किए, तो ख़त्म जिस टाइम हुआ, साइन ऑफ आपका हुआ, उस टाइम से फिर 16 घंटा आपको रेस्ट मिलेगा या फिर 8 घंटा रेस्ट मिलेगा साइन ऑफ टाइम से। अब साइन ऑफ करके आप घर अगर दूर में रहते हैं तो वो जो आने जाने का टाइमिंग है वो आपसे अकाउंट से माइनस होगा, वो ड्यूटी के अंदर नहीं आएगा। साइन ऑफ होने के बाद आपको 16 या फिर 8 घंटा रेस्ट मिलेगा, आने जाने का नहीं। ठीक है,
या फिर ड्यूटी में आप आना जाना कर रहे हैं तो उसका अलग है, तो वो ड्यूटी में ही काउंट होता है, वो रेस्ट में काउंट नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हो गया रेस्ट के बारे में। ड्यूटी टाइप देखो, ड्यूटी टाइप इसमें क्या है, आपको रनिंग लोको में काम करना पड़ेगा, आपको आप सहायक लोको पायलट के हिसाब से काम कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों के जितना भी जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर भी है। सिग्नल कॉल आउट के साथ साथ आपको सारा जितना भी ड्यूटी में है वो सब चेक करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। ठीक है, ड्यूटी टाइप में देखो, इसमें 2 कैटेगरी में मैं डिवाइड करूँगा। इसमें देखो वो ड्यूटी क्या क्या है वो तो आप आने के बाद ही पता चलेगा, पर ड्यूटी टाइप के बारे में बताऊँगा कि ड्यूटी टाइप क्या है। देखो, आप हेडक्वार्टर में है, हेडक्वार्टर से ड्यूटी आप साइन ऑन किए, साइन ऑन करके आप डेस्टिनेशन में पहुँचे, तो उधर जाके आप ड्यूटी ऑफ कर दिए। ठीक है, तो आपको रनिंग रूम फैसिलिटी मिलेगा, अगर रनिंग रूम है, अराइवल देंगे तो रनिंग रूम फैसिलिटी मिलेगा। उधर 8 घंटा रेस्ट मिलेगा, फिर 8 घंटे बाद आपका जब स्लॉट आएगा आप बुक होंगे, फिर आप हेडक्वार्टर के लिए गाड़ी मिल जाएगा, तो वापस हेडक्वार्टर आने के बाद आपको 16 घंटे रेस्ट मिल गया। पर कभी कभी होता है कि आप डायरेक्ट अपने हेडक्वार्टर की गाड़ी ना मिल के आप दूसरे डेस्टिनेशन की गाड़ी आपको दे दिया गया, तो उस डेस्टिनेशन में जाएंगे तो इधर भी आपको 8 घंटे के रेस्ट मिलेगा, रनिंग रूम फैसिलिटी मिलेगा, उसमें खाना पीना जो भी है उधर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर जाके आपको हेडक्वार्टर की गाड़ी मिलेगा, तो इसमें देखो फिर जाके हेडक्वार्टर जाके 16 घंटे की रेस्ट, तो एक ट्रायंगुलर ड्यूटी है। ये 2 टाइप की ड्यूटी है, एक तो ट्रायंगुलर ड्यूटी, आप ड्यूटी करते करते वापस जा रहे हैं। सेकंड क्या है, आप एक जगह पहुँचे, उधर से गाड़ी आपको वापस दिया हेडक्वार्टर के लिए, तो वो हेडक्वार्टर पहुँचे, ये सेकंड टाइप। थर्ड टाइप क्या है, आप हेडक्वार्टर से किसी जगह गाड़ी लेके पहुँचे, फिर उधर से आपको ड्यूटी नहीं दिया, अब रिटर्न टू हेडक्वार्टर प्रोग्राम दिया, RHQ, तो आप रिटर्न टू हेडक्वार्टर आप आ गए। ठीक है, ये 3 टाइप की ड्यूटी है। ठीक है, ये 3 टाइप की ड्यूटी है। ड्यूटी में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया, सारा जितना भी गाड़ी चलाने को छोड़ के, बाकी थ्रोटल देने को छोड़ के बाकी सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें गाड़ी चेकिंग से शुरू करके गाड़ी सिग्नल कॉल आउट, गाड़ी लोको पायलट को सहायक करना, ड्यूटी में जितना भी हो सके हेल्प करना ताकि ड्यूटी फ्लुएंट हो सके, ये सब कुछ आपको करना है। कुछ गाड़ी में इशू होगा तो इसको समान जिम्मेदार आप भी है, लोको पायलट भी है, दोनों ही है। ठीक है, तो ये गया आपका ड्यूटी। फिर देखो लीव आपको जो कैजुअल लीव है 10 CL आपको मिलेगा साल में, एक साल में 10 CL। फिर 30 लीव ऑन एवरेज पे LAP मिलेगा, और 20 LHAP लीव ऑन हाफ एवरेज पे मिलेगा। तो कुल मिला के साल में कितना छुट्टी है, 10, 30, 40। ये जो छुट्टी है 20 छुट्टी, ये है मेडिकल पर्पस के लिए, यानी आपका सीरियस कोई इशू हो गया, जो रेलवे हॉस्पिटल सब दिखाए, डॉक्टर बोले कि आपको लीव लेना है, तो उसमें उस टाइम में आपको LHAP दिया जाएगा। आप 20 साल में ऐसा हेल्थ पर्पस के लिए, मतलब सीरियस हेल्थ इशू, ऐसे बुखार, छोटा मोटा फीवर, छोटा मोटा प्रॉब्लम, इसमें नहीं। अगर रेलवे डॉक्टर अगर मानेगा कि आपको LHAP देना है तभी ये LHAP मिलेगा। जनरली बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में LHAP मिलता है, माने कि ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपको इतना बड़ा कोई बीमारी हो, इतना बड़ा कोई इशू हो। ठीक है, ये नहीं चाहेंगे, तो ये होता नहीं है, तो ये आपके अकाउंट में जमा होता है हर साल। ये 30 जो LAP है ये 2 स्लॉट में डिवाइडेड है, जनवरी टू जुलाई। इस स्लॉट में 15 LAP बुक किया जाएगा, 15 LAP। फिर जुलाई टू फिर जाके दिसंबर या फिर जनवरी, जो भी बताए, इसलिए 15, 2 स्लॉट में। एक बारी में आपको 30 नहीं मिलेगा, 15 अलग। 10 CL साल भर के लिए एक बार जनवरी में आपको मिल जाएगा, उसके साथ 10 + 15 LAP मिलेगा, यानी 25। तो आप एक बारी में 25 छुट्टी ले सकते हैं एक स्लॉट में। फिर ये सेकंड जब स्लॉट आएगा, मतलब जुलाई के बाद सेकंड जब हाफ आएगा साल की, तब और 15 ऐड हो जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे छुट्टी आपको मिलेगा। ठीक है, और इसमें देखो जो 30 जो LAP मिलेगा ना, उसमें आपको पेमेंट मिलेगा। आपका जो बेसिक है उसका 1%, हाँ 1% या 1% है, सो 1% आपको LAP में पेमेंट मिलेगा। सेल में भी वही है, उसका 1% जो भी है वो मिलेगा। ठीक है, ये गया छुट्टी। सैलरी देखो, सैलरी आपको इनिशियली जब ज्वाइन करेंगे 7 पे कमीशन की बात करूँ, आप लोग जब ज्वाइन करेंगे हो सकता है तब 8 पे कमीशन आ गया होगा। तो 19,900 ये आपका बेसिक है। फिर DA फिलहाल 53% चल रहा है, पर आई थिंक आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तब 8 पे कमीशन आ जाएगा, तो ये जो सैलरी है इसका कैलकुलेशन पूरा अलग हो जाएगा। पर अभी समझने के लिए बता रहा हूँ कि इतना है आपका DA, फिर HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, TA, सब कुल मिला के जो माइल किलोमीटर अलाउंस है, नाइट ड्यूटी अलाउंस है, NDA, फिर कभी कभी नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है, कभी कभी जो नेशनल हॉलीडे रहता है उसका अलाउंस मिलता है। ठीक है, ये सब कुल मिला के आपको इनिशियल ज्वाइनिंग में 7 पे कमीशन के अनुसार 50K के 50,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगा एज अ असिस्टेंट लोको पायलट में। देखो ये फिर डिपेंड करता है कहाँ, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है आपका कहाँ पोस्टिंग है। आप कोलकाता में ज्वाइन किए और आप ऐसे जगह ज्वाइन किए जहाँ जेट कैटेगरी सिटी है, दोनों का सैलरी अलग होगा। एक ऐसी जगह ज्वाइन किए जहाँ पर ड्यूटी कम होता है, क्योंकि तो उसमें माइलेज आपको कम बनेगा, किलोमीटर अलाउंस कम बनेगा, तो सैलरी में आपको फ़र्क दिखेगा। और एक जगह ज्वाइन किए जहाँ पर ड्यूटी बहुत होता है, तो उसमें किलोमीटर अलाउंस उनको ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे करके ड्यूटी कोई फिक्स नहीं है, ड्यूटी में आपको वैरायटी दिखेगा। पर ऑन एन एवरेज मानो कि 50 के आसपास आपको इनिशियल ज्वाइनिंग में ड्यूटी मतलब सैलरी मिलेगा इन हैंड, जिसमें HRA ठीक ठाक हो, किलोमीटर माइलेज ठीक ठाक हो उसमें। ठीक है, देखो फिर देखो प्रमोशन की बात करें। अब जब इनिशियली ज्वाइन कर रहे जब ट्रेनिंग में रहेंगे, तो ट्रेनी असिस्टेंट लोको पायलट ALP वो पोस्ट रहेगा, ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनी नॉट ALP। अच्छा, अब ट्रेनिंग ख़त्म किए 84 डेज, फिलहाल तो 84 डेज होता है, बाद में क्या होगा वो अलग है। तो उसके बाद जब ज्वाइन किए, आपका जो LR है कंप्लीट करके, हैंडलिंग कंप्लीट करके जब ज्वाइन किए, इंडिपेंडेंट हुए, तब आप असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट में गए। ट्रेनी असिस्टेंट लोको पायलट से असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट में गए। तो इधर से आप 2.5 साल 2 साल से शुरू हो गए, 2 साल के बाद आप कभी भी आपको मिल सकता है एज अ सीनियर ALP, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के हिसाब से आपको प्रोमोट करेगा। उसके बाद आप 5 साल 3 साल कंप्लीट, टोटल ओवरऑल सर्विस लाइफ जब 5 से 6 साल हो जाएगा, तो उसके आप सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन देना शुरू करेगा। आप लोको पायलट गुड्स में प्रोमोट हो सकते हैं। किसी जगह शंटर अवेलेबल है, तो उसमें शंटर LPS यानी लोको पायलट शंटर में प्रोमोट हो सकता है। लोको पायलट में आपको गुड्स में हो सकता है कि कोई पूरा सर्विस लाइफ बिता देते हैं, पर कोई हो सकता है उनका फिर पढ़ाई करने का मन हो, तो ओवरऑल जब सर्विस लाइफ 10 साल के ऊपर हो जाता है, मानो कि फ़िलहाल 75,000 किलोमीटर लोको पायलट के हिसाब से जब कंप्लीट कर लिया, तब CLI माने CCC यानी CC, चीफ क्रू कंट्रोलर या फिर क्रू कंट्रोलर या फिर TLC, ये सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें आपको पोस्ट मिलेगा जिसमें ट्रैफिक कंट्रोल में आप जा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल में आप बैठ सकते हैं। फिर जो लॉबी है, लॉबी में क्रू कंट्रोल में आप बैठ सकते हैं। तो ये सब पोस्ट में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, पर इसमें आपको लेवल 6 में जाना पड़ेगा। लेवल 6 यानी लोको पायलट गुड्स होना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखो, जब ओवरऑल आपका सर्विस लाइफ लगभग मानो कि 15 साल के आसपास हो जाएगा, जहाँ पर कोचिंग अवेलेबल है, तो उसमें कोचिंग में आपको LPP या फिर LPM, लोको पायलट पैसेंजर, लोको पायलट मेल, ये सब में आपको प्रमोशन मतलब सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे फिर आपका अगर मानिए कि सर्विस लाइफ 12 साल 13 साल के आसपास हो गया, तो आप लोको इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। LI माने लोको इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तब आप लोको की
इंस्पेक्टर हो गए, मतलब क्या, उनके अंडर में बहुत सारा लोको पायलट रहता है, जो एक तरह से बोल सकते हैं कि उनका एक इंस्ट्रक्टर है, ठीक है। उसमें आप प्रमोट हो सकते हैं, उसमें आप प्रमोट मतलब क्या, एग्ज़ाम दे के आप प्रमोशन ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर लोको इंस्पेक्टर से आप चीफ लोको इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके प्रमोशन आप ले सकते हैं। लेवल 6 से, लेवल 6 में अगर आप 3 साल आपका सर्विस हो गया तो आप AE के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट होता है, ठीक है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ज्वाइन करने के बाद आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं और ग्रेजुअली आप प्रमोशन ले रहे हैं, एग्ज़ाम देके प्रमोट हो रहे हैं, तो आपका सैलरी में भी बढ़ोतरी दिखेगी, सैलरी बहुत सारा बढ़ जाएगा। मानिए कि एक लोको इंस्पेक्टर के सैलरी के मानिए कि 1.5 लाख के आसपास करीब करीब हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा है, प्रमोशन लेने की जगह बहुत सारा है, पर आपको इनिशियली ज्वाइन एज एन असिस्टेंट लोको पायलट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो गया। अब प्रॉब्लम्स के बारे में बताए तो देखो बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी है इस जॉब में, क्योंकि ये शेड्यूल जॉब नहीं है। तो आपको हो सकता है कि रात भर जॉब करना, रात भर ड्यूटी करना हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा है कि तो नींद की प्रॉब्लम बहुत आएगा, थकान हो जाएगा आपको। इसके साथ ही साथ जब देखो शेड्यूल जॉब नहीं है तो खाने का प्रॉब्लम भी होगा, जो आपके हेल्थ में भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। खाने का प्रॉब्लम कैसे, देखो मानो कि रात 2 बजे आप घर से निकले ड्यूटी के लिए, सुबह का नाश्ता आप लेके गए, पर दोपहर में क्या खाएंगे, वो खाना कहाँ मिलेगा आपको। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है। थोड़ा पानी का प्रॉब्लम भी है, माने कि जितना सारा पानी गर्मी के टाइम में जैसे जो देखा जाता है, आप कितना पानी ले सकते हैं, 6 लीटर 7 लीटर पानी ले गए, पर गर्मी लोको में रहेंगे, लोको में अगर AC नहीं रहेगा या फिर AC काम नहीं करेगा, धूप में आपको पानी भी ज़्यादा लगता है। तो इसमें पानी का प्रॉब्लम है, पानी आपको हर वक्त खुद का जुगाड़ रखना पड़ेगा। हालांकि सब कोई लेते हैं, हम सब कोई लेते हैं, साथ में एक 40 लीटर की बैग होता है, हाथ में एक बैग होता है, तो ऐसे लेके जाना पड़ता है। तो ये सब आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हाई पे सैलरी भी आपको मिल रहा है, ये सब करने के लिए आपको सैलरी भी मिल रहा है ज़्यादा, क्योंकि अब सारा जितना सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है ना, उससे ये मानिए कि एक एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको मानिए कि 19,900 आपका बेसिक है। तो जो जितने इसके ऊपर जितना भी कैलकुलेशन होगा, HRA, DA, TA, ये सब जितना भी कैलकुलेशन होगा दूसरे नौकरी के लिए, वो सीधा इसके साथ गुना हो जाएगा। मानिए कि फिलहाल 53% DA चल रहा है, तो इसके साथ डायरेक्ट 53% हो गया। फिर HRA कैलकुलेशन, पर इसमें आपको एक शेड्यूल, नॉन शेड्यूल जॉब है, इसीलिए एक अलाउंस भी एक्स्ट्रा दे रहा है। जैसे कि क्या है, जो इस सैलरी को बहुत बढ़ा भी देता है। जितना भी कैलकुलेशन है बेसिक के साथ, उसके साथ माने कि 19,900 बेसिक है, तो इसके साथ 1.3 130% ऐड होगा। ऐड होने के बाद जितना होता है, उसके साथ ही आपका जितना भी कैलकुलेशन है, HRA, TA, DA, सब कुछ कैलकुलेशन होगा। तो दूसरे नौकरी से इस नौकरी में DA ज़्यादा होगा, HRA सब कुछ ज़्यादा होगा इस नौकरी में। तो ये नॉन शेड्यूल जॉब के लिए आपको ये सैलरी दे रहा है, ठीक है। रेलवे आपसे काम करवा रहा है, उसका पैसा भी आपको दे रहा है। तो ये सब माइंड में आपको रख के इस नौकरी में आना पड़ेगा। इसके साथ कंफर्ट है तो गुड, आप आ जाइए। कंफर्ट नहीं है तो आने में, अगर आएंगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, इन फ्यूचर फ्रस्ट्रेशन में आ सकते हैं। तो ये गया ओवरऑल जितना भी इसके बारे में। तो उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी रहेगा तो कमेंट करिए, अगले कोई वीडियो में ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और dropperclass.com में जाइए, इलेक्ट्रिशियन हीट इंजन की मॉक टेस्ट दीजिए, हीट इंजन की नोट्स उधर से अवेल कर लीजिए अगर आपके पास नोट्स नहीं है, ठीक है। इतना सारा कुछ dropperclass.com में मिल जाएगा, और अपकमिंग टाइम में सारा एग्जाम की जो मॉक टेस्ट है सब कुछ मिल जाएगा। तो dropperclass.com ज़रूर एक बार चेक करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।